आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम और मैं सुभाषचंद्र सैनी आपके साथ में आज ले आया हूँ मैं आपको श्री माधोपुर के पास में जो भारनी गांव पड़ता है वहाँ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं चेतनानंद जी जो स्वामी उनके जीवन शैली के बारे में हम बातचीत करेंगे और कुछ धार्मिक के जो काम हैं उनके बारे में भी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर द प्रेस टाइम के ऊपर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। सर थोड़ा सा आपकी जीवन शैली के बारे में बताएंगे। मैं बीएससी एजुकेशन 61 में एक कृषि विभाग में कृषि प्रसार अधिकारी लगा था। उसके बाद में जल्दी ही विकास अधिकारी की पोस्ट पे मेरी पदोन्नति हो गई और 25 साल तक विकास अधिकारी पोस्ट पर रहा। बीच में कुछ समय तक जिला भूसंरक्षण अधिकारी के पद पर भी काम किया, मंडी सेक्रेटरी के पद पर भी काम किया, SMS का काम के पद पे काम किया और असिस्टेंट डायरेक्टर से भी किया। तो सर अभी जैसे आपने चेतनानंद जो आपने लगा रखा है तो कैसे क्या आपके मन में एक जागरूकता आई हो? ये चौधरी कुंभाराम आर्य ने मेरे को जो आशीर्वाद दिया। तो हम चेतनानंद जी से कुछ सवाल जवाब करेंगे द प्रेस टाइम के माध्यम से। आप भारत के भविष्य के बारे में कैसा देखते हैं? जब तक भारत में अध्यात्मवाद, अकर्मण्यता, जन्मना वर्ण व जाति व्यवस्था, अंधविश्वास जी वह भिक्षावृत्ति से मुक्ति नहीं मिलती, जब तक ये देश कभी इसका उत्थान संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक महाराज जी आध्यात्मिक में क्या बुराई है, क्या बुराई देखते हैं आप? अध्यात्मवाद बोलो। हाँ आध्यात्मिकवाद में क्या बुराई देखते हैं? अध्यात्मवाद वो शब्द है, भौतिकवाद जी। एक होता है अध्यात्मवाद, ये दोनों ही विनाशकारी है। अध्यात्मवाद का मतलब होता है केवल आत्मा परमात्मा के नाम जाप में डूब जाना और सांसारिक कर्मों से विमुख हो जाना जी। ये है आध्यात्मवाद जी। इसके लिए एक वेद मंत्र है जी। अंधम तमय प्रविशन्ति ये अविद्यामुपास्ते, अंधम तमय प्रविशन्ति ये अविद्यामुपास्ते जी। ततो भूय इव ते तमो, ततो भूय इव ते तमो ये तो विद्या रता, यानी जो केवल जो प्राकृतिक ज्ञान की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार में डूबे हैं। लेकिन वो उससे भी गहरे अंधकार में डूबे हुए हैं जो विद्या यानी आत्मा परमात्मा के ज्ञान में डूब गए और सांसारिक कर्म को छोड़ दिया। ये वेद मंत्र ये बताता है कि अध्यात्मवाद उसको कहते हैं जो आत्मा परमात्मा के ज्ञान में रम गया और सांसारिक कर्मों को छोड़ दिया, वो अध्यात्मवादी होता है। आप वर्ण आश्रम को व्यवस्था को आप कैसे मानते हैं? वर्णाश्रम जीवन की वास्तविकता है जी। सभी मनुष्य आवश्यकता अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का काम करते हैं। कोई भी स्थायी रूप से ब्राह्मण आदि नहीं होता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई नहीं होता जी। हम सभी दिन में चारों वर्णों में से गुजरते हैं। एक दफा अपने से पीछे वाली पीढ़ी को ज्ञान देने का काम करते हैं, दूसरे समय में हम उसके पालन पोषण का भी काम करते हैं, तीसरी रक्षा का भी काम करते हैं और सेवा का भी काम करते हैं। इसलिए कोई स्थायी रूप से न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। कर्मणा जाति से आपका क्या अभिप्राय है? कर्मणा जाति का मतलब यह है कि जो कर्म करता है उस कर्म का सूचक शब्द से संबोधित किया जाता है, उसको कहते हैं
करुणा जाति, जी यानी खेती का काम करने वाला किसान बोलने से ये हमको उससे आभास हो जाता है कि वो खेती का काम करता है। बिल्कुल अगर जिस शब्द से उसके कर्म का संकेत नहीं मिले वो जाति नहीं होती है। जी जाति उसी को कहते हैं जिस शब्द से उसके कर्म का हमें संकेत मिल जाए कि ये व्यापार करता है या शिक्षा का काम करता है या जो है व्यापार का काम करता है या उद्योग चलाता है, कृषि के अलावा अन्य उद्योग, वैसे कृषि भी उद्योग नहीं है, और या कोई सेवा का काम करता है। आप अंधविश्वास किसको मानते हैं? अंधविश्वास कर्म किए बिना मंत्र अथवा प्रार्थना से भौतिक प्राप्ति को मानना ही अंधविश्वास है। जी वर्तमान राजनीतिक पार्टियों के बारे में आपकी क्या राय है? वर्तमान सभी राजनीतिक पार्टियां जो है जनहित के मुद्दों पर के आधार पर जनता से वोट नहीं मांग रही हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, भ्रम में डाल करके ठगी कर रही हैं। इसमें राष्ट्रीय जो दल है ना आज के दिन, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों घोर सांप्रदायिक हैं, इनमें से कोई भी कम नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस तुष्टीकरण का के द्वारा जो है वोट लेती है और बीजेपी हिंदू सांप्रदायिकता के द्वारा जनता को ठगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी कुछ पार्टियां परिवार यानी व्यक्ति आधारित है, व्यक्तित्व आधारित नहीं है। शासन की नीतियां क्या हैं? शासन की नीतियां तो जो है कोई है ही नहीं इस समय। असल में शासन पूंजीवादी डर्रे पे चल रहा है और सारा जो है पूंजीपतियों के कहने से सारे कानून बनते हैं और पूंजीपति जैसा चाहते हैं वैसा शासन कर रहे हैं लोग। आर्थिक नीतियों में क्या सुधार आवश्यक है? आर्थिक नीतियों में सबसे पहला तो आवश्यकता है, नहीं मैंने एक बात बताई कि आज के दिन पैसे का राज है और पैसा अर्थ का अंग नहीं है, ये व्यर्थ की वस्तु है। और विडंबना, आश्चर्य कह दो, और मुझे दुख इस बात का है कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्थाओं ने ये नहीं सोचा कि जिस करेंसी यानी मुद्रा जिसको हम पैसा कहते हैं वो किसी काम नहीं आता, न उससे भूख मिटती है, न प्यास मिटती है, न सर्दी गर्मी से रक्षा होती है, न किसी बाहरी आघात आक्रमणकारी से रक्षा होती है, और न वो किसी प्रकार की सेवा हम पैसा करता है हमारी। ये तो उत्पादन, सृजन और निर्माण किसी काम का नहीं है पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी में उपयोगी नहीं है। ये केवल उत्पादित, सृजित और निर्मित वस्तुओं के खरीद फरोख्त का माध्यम है और हमने इसको व्यापार को सरल करने के लिए इस माध्यम को शुरू किया, लेकिन इस पैसे के केंद्रीकरण के कारण इसमें सारी शक्ति आ गई और आज सारी दुनिया में डॉलर की कीमत ताकत से अमेरिका 50-70 साल से ईरान, इराक, सूडान और जो गल्फ कंट्रीज को लड़ा रहा है, भारत पाकिस्तान को लड़ा रहा है, आज यूक्रेन और रूस को भी उसी डॉलर की ताकत पे लड़ा रहा है, चीन ताइवान को भी उसी ताकत पे लड़ा रहा है। इसलिए पैसे की ताकत पे जो आज सारी सरकारें खरीदी जा रही हैं, पार्टियां खरीदी जा रही हैं, देश में सारे कानून जैसा पैसे वाले चाहते हैं वैसे कानून बन रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है शासन करने वालों के कि व्यर्थ की वस्तु के अधीन हो गया आज का तकनीकी युग। इस आज के युग को असल में तकनीकी युग कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तकनीकी युग सारा पैसे के द्वारा खरीदा जा चुका है, इसलिए पैसे वाले जैसा चाहते हैं वैसा होता है ये। और जो कि व्यर्थ की वस्तु है, अर्थ के अधीन हो गया, व्यर्थ के अधीन हो गया अर्थ। इसलिए जब
राज ही व्यर्थ का हो गया तो अर्थ की कल्पना करना ही बावली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भारतीय लोकतंत्र कितना परिपक्व है? भारतीय लोकतंत्र अभी शैशव अवस्था में है। 2 दफा एक पार्टी से कोई कैंडिडेट हार जाता है, पार्टी टिकट काट देती है, तीसरी दफा दूसरे को टिकट देने पर उसी 2 दफा हारे हुए आदमी को जब पार्टी ने टिकट नहीं दी तो उसी को फिर जिता देते हैं। अरे भले आदमी, पार्टी ने 2 दफा तुमने हरा दिया इसलिए टिकट काट दी, तो तुम 2 दफा जिसको रिजेक्ट कर चुके हैं, असल में देखा जाए तो जिसको तुम थूक चुके हो उसको वापस चाट रहे हो। ये जब तक जनता नहीं समझेगी ये व्यक्ति पूजा है जी, और व्यक्ति पूजा होती है वहाँ व्यक्तित्व पूजा समाप्त हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र की परिपक्वता में कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? केवल और केवल प्रचार तंत्र 90% और 10% स्वयं जनता जो कि समझने की कोशिश नहीं करती। बाकी सारी जिम्मेदारी प्रचार तंत्र की। बिक गया पैसे वालों के हाथ और प्रचार तंत्र को जो है ये पनपने नहीं दे रहा है। प्रचार तंत्र है इसके लिए जिम्मेदार, ये सारा मीडिया है इसके लिए जिम्मेदार जी। तो अभी आप 2023 में सामने चुनाव हैं, तो ज़्यादा किसको सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से महसूस करते हैं? मैं तो 2 राष्ट्रीय पार्टियां, दोनों जो नॉन सेक्युलर हैं, दोनों सांप्रदायिकता का खेल खेल रहे हैं। एक हिंदू सांप्रदायिकता की बात करती है, दूसरी तुष्टीकरण की मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करती है और मुद्दों के आधार पर कोई वोट नहीं मांग रहा है। और मैं तो जो है दोनों के ही खिलाफ हूँ, लेकिन तीसरा विकल्प जब मिले, जब तक तीसरा विकल्प नहीं मिले, मजबूरी है जनता की, जनता का दोष इसमें नहीं है। यानी ये विकल्प देना राजनेताओं का काम है, लेकिन तीसरा विकल्प ऐसा हो जो रियल सेकुलर हो और आर्थिक मुद्दे और धर्म के मुद्दे, नीतियाँ केंद्र में हो। राजनीति धर्म का अर्थ जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ये तो पंथ है। धर्म का मतलब सच्चाई और न्याय, इसको धर्म कहते हैं। जो सत्य पे चले, जो न्याय की बात करे, वो धार्मिक। न्याय के लिए तो लोगों को बहुत गुहार लगानी पड़ती है, ऐसे कांड हो जाते हैं लेकिन पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती। न्याय तंत्र हमारे देश का जितना भ्रष्ट और जितना विकृत और जो संवेदनहीन है उतना और कोई नहीं। इस न्याय तंत्र, न्याय व्यवस्था तो हमारे देश की सबसे ज़्यादा विकृत, सबसे गंदी है। तो ये सुधरनी चाहिए कि नहीं? अभी इसके सुधार के लिए मेरे दिमाग में कोई विशेष योजना नहीं है, ये और विद्वान लोग सोच लेंगे। मैं तो आर्थिक पे ज़्यादा सोचता हूँ। तो आपने पीछे एक बोर्ड भी लगा रखा, हम पर राज वही करेगा जो नहर और भाव देगा। ऐसा है, इससे पहले एक बात कह दूँ मैं कि एक वेदवत मंत्र है जो मेरी रचना है, ज्ञान और कर्म बिना अर्थ नहीं और अर्थ बिना जीवन नहीं। और संसार शक्ति से और जीवन बुद्धि से चलता है तथा शक्ति का केंद्रीकरण एवं पदार्थों का संग्रह ही सभी समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल। इसलिए तो आपके माध्यम से महाराज जी मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि युवाओं को कुछ आपसे प्रेरणा मिले, तो ऐसा कुछ आप बताएंगे? युवाओं को ये सोचना चाहिए कि जो कुछ मिलता है कर्म करने से मिलेगा। बिल्कुल, बिना कर्म नहीं मिलेगा। बिना कर्म नहीं मिलेगा, इसलिए कर्मशील बनो। ज्ञान और कर्म बिना अर्थ नहीं और अर्थ बिना जीवन नहीं। यानी ज्ञान की और कर्म की भूख मिटनी नहीं चाहिए तथा भोग और नाम की भूख होनी नहीं चाहिए। जब तक हम ज्ञान पिपासु नहीं होंगे, कर्म पिपासु नहीं होंगे, हमारा जीवन सही रास्ते पे आ ही नहीं सकता।
इसलिए मैं एक बात कहा करता हूँ कि हमने प्रकृति से शिक्षा नहीं ली। आप चर्चा कर रहे थे नीतियों की, थोड़ी बात अधूरी रह गई थी। नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो प्रकृति कहती है हमको, जैसे हाथ का पंजा है, इसकी 5 अंगुलियों में बराबर नहीं, छोटी बड़ी है, लेकिन इतना अंतर भी नहीं है कि एक अंगुली 2 फुट की है, बाकी छोटी ने भी 2 इंच की है। अंतर है लेकिन अधिक नहीं है। इसका मतलब प्रकृति ये कहती है कि मनुष्य में अंतर स्वाभाविक है, होगा और रहना भी चाहिए। अंतर होना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए एकदम बराबर कर देना साम्यवाद है, और एक अंगुली को 2 फीट बड़ी कर देना, बाकी छोटी 2 इंच की रह जाना, ये पूंजीवाद है। और ये पंजे का जो आकार है, अंगुलियों की जो साइज है, इसकी जो बनावट है, वो समाजवाद। इसलिए अंतर नहीं होगा तो प्रगति रुक जाएगी, दौड़ रुक जाएगी, प्रतिस्पर्धा रुक जाएगी, अकर्मण्यता आ जाएगी। आपके पास है वो सब मेरे पास भी है, उसके पास भी है, उसके सबके पास है, तो फिर क्यों भागेंगे हम? एक के पास कुछ ज़्यादा होगा तो पीछे रहने वाला उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ेगा। इसलिए प्रकृति ये कहती है कि अंतर होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं। इसलिए सबसे पहला बिंदु आर्थिक सुधार में होना चाहिए। ये मेहनताने में जो अंतर है वो 1 और 5-7 गुने के अंतर के अंतर्गत होना चाहिए। इतना नहीं कि एक मनरेगा वाले को, मजदूर को 200 रुपये मिलते हैं और 2.5 लाख रुपए महीने के या 3 लाख रुपए एक बड़े पदाधिकारी को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको मिलते हैं। ये गलत है। यानी मैक्सिमम 10 गुना। अगर 200 है तो 2000, 300 है मनरेगा के तो 3000 मैक्सिमम, बड़े से बड़े अधिकारी की तनख्वाह पर डे की 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो लाख रुपए हो जाती है महीने की। तो ये अंतर, पहला काम ये है कि वेतन में अंतर घटे। दूसरा काम, पेंशन का नाम ही मिट जाना चाहिए। सहायता, असहाय सहायता कर दो। इसके बजाय वृद्ध आदमियों को, विकलांगों को, विधवाओं को और कोई सामाजिक असक्षम व्यक्ति हो, उसको असहाय सहायता के नाम से वो होना चाहिए राशि, उसका नाम पेंशन नहीं होना चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ कि राज्य कर्मचारियों को भी पेंशन किस बात की, तनख्वाह ले ली, काम किया था उन दिनों की, और बाद में वो भी जो है बाकी सारे नागरिकों की तरह जब वृद्धा महाराज जी उनका जो फंड वगैरह करता है उसी की जो नहीं, फंड मत काटो ना जी। फंड काटो तो फंड का दे दो फंड को, और ब्याज व्यवस्था सारी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। फंड इसलिए कटता है कि उसका ब्याज बढ़ता है, ब्याज व्यवस्था ही खत्म होने से सब उद्यम करने वालों को पूर्णतया और पर्याप्त मात्रा में उद्योगों के लिए, व्यवसाय के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये ब्याज व्यवस्था जब तक, सूदखोरी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, इन्हीं तो शोषण के साधन है। इसलिए ब्याज व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, मुनाफाखोरी पर रोक होनी चाहिए, और भ्रष्टाचार पर कड़ा दंड होना चाहिए। इतना गरीबी अमेरिकी खाई भी नहीं मिटेगी, असंतोष भी नहीं मिटेगा, और ये झगड़े ऐसे ही चलते रहेंगे। इन 3 बातों को नियंत्रित होना जरूरी है कि एक तो सूदखोरी मिटे, एक मुनाफाखोरी की सीमाबंदी हो, और तीसरी रिश्वतखोरी पर कड़ा प्रतिबंध लगे। बिल्कुल। आप देख रहे थे चेतनानंद जी हमारे साथ में जुड़े थे द प्रेस टाइम के माध्यम से, उनके उद्बोधन आप सुन रहे थे, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। मैं दिखा रहा था आपको बाहरनी से, बहुत ही अच्छी उन्होंने सेवा दी है। एक बात और कहना चाहता था बीच में कि ये पैसे का राज जब तक खत्म नहीं होगा ना, जब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा सब कुछ खरीदता रहेगा, तोड़ता मरोड़ता रहेगा नीतियों को। इसलिए पैसे का राज खत्म करने का एक ही तरीका है कि प्रेजेंट मुद्रा को सारी को रिजेक्ट कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, और नई मुद्रा बीपीएल वालों को करीब एक अनुमान बता रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए पर वोटर, पर वयस्क व्यक्ति 1 लाख रुपए दे बीपीएल को दे दिए, तो बीपीएल से ऊपर है
और जो इनकम टैक्स नहीं देते उनको 2 लाख रुपए पर हेड दे दो, और जो इनकम टैक्स देने वाले हैं वो 12 महीने में जितनी इनकम करते आ रहे हैं, उन्होंने अपने इनकम का टैक्स चुकाया है, 12 महीने की इनकम जितना उनको नई करेंसी दे दो, और पुरानी करेंसी को अदला बदली कुछ नहीं, उसको कागज बना दो। बिल्कुल, बहुत अच्छी जब बात तक बताई ये उन्होंने। पैसा बिल्कुल, खत्म बिल्कुल। नहीं होगा हम्म, कुछ नहीं हो सकता। पैसा जब तक लोगों के पास इतनी भारी मात्रा में होगा जब तक पैसे से सब कुछ खरीदा जाता रहेगा, या हर कोई विचार करके देख ले। और इसको करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर से हो सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन की भी जरूरत नहीं, विद्वान लोग इस पर विचार कर ले। पहले भी नोटों को ऑर्डर जो कैंसिल करते आ रहे हैं या खारिज किया, हमने रिजेक्ट कर दिया, उनको जरूरत नहीं पड़ी है संविधान संशोधन या पार्लियामेंट से पास कराने की। करेंसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर की बात है, फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मंत्रालय एक आदेश के द्वारा सारी करेंसी को खारिज कर सकता है, नहीं इसका कोर्ट में कोई चारेदारी होगी, क्योंकि ये संपत्ति का अंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही संपत्ति बोल में रहे थे, नहीं अभी मानेगा। देख रहे थे, आप सुन रहे थे चेतनानंद जी से बहुत अच्छी बातें बताई है उन्होंने द ब्रेस्ट टाइम के माध्यम से। मैं दिखा रहा था आपको, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।